लॉग इन करते हैं, ठीक है। इंटरफेस आ गया, ठीक है। ये बेसिकली जो vSphere होस्ट क्लाइंट बार बार मैं कह रही हूँ ना, vSphere होस्ट क्लाइंट, तो ये आपके पास vSphere होस्ट क्लाइंट, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ से होस्ट बनाएंगे, ये 6i होस्ट ऐड करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप vSphere होस्ट क्लाइंट जो है वो यूज़ करें। अच्छा, ये 6i होस्ट कैसे ऐड करना है, VM कैसे क्रिएट करना है, वो बाद में देखते हैं। जो मैं बार बार आप लोगों को ये पोर्ट नंबर या मैनेजमेंट ये बता रही हूँ, इसको देख लें। मैं एक दूसरा ब्राउजर ओपन करती हूँ, ठीक है। उसके अंदर जो है मैंने सेम आईपी एड्रेस लिखा vCenter का, बट पोर्ट नंबर क्या लिखा 5480, ठीक है। वही आईपी एड्रेस बट 5480। यहाँ पर आपके पास एक दूसरा इंटरफेस खुल जाएगा, वहाँ पर मैंने क्रेडेंशियल्स कौन से वाले देने, स्टेज 1 के। तो आप देखिए इंटरफेस में क्या फर्क है। स्टेज 1 में क्या था, रूट और ये पासवर्ड था, ठीक है। लॉगिन किया मैंने, या देखिए इंटरफेस में फर्क है या नहीं। ये आपने किस चीज को एक्सेस किया, ये आपने vCenter के VM को एक्सेस किया। अगर आपने vCenter की सेटिंग करनी है ना, किस टाइप की सेटिंग, फायरवॉल रूल आपने एडजस्ट करने, आपने नेटवर्किंग में कोई सेटिंग करनी है, आपने जो है कोई नई अपडेट आई है आपने उसको अपडेट करना है, या आपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिविलेजेस वगैरह देखने हैं, न्यू यूजर क्रिएट करना है, ठीक है, या आपको बैकअप लेना, बैकअप सेट करना है, या टाइम वगैरह सेट करना है। इन शॉर्ट vCenter के VM की अपनी मैनेजमेंट अगर आपने करनी है, तो फिर आपको कौन से इंटरफेस पर आना पड़ेगा, इस वाले इंटरफेस पर। इसको कैसे, इसको इंटरफेस को क्या कहते हैं, vServer मैनेजमेंट, ठीक है। सेम आईपी एड्रेस अलॉन्ग विद पोर्ट नंबर, क्रेडेंशियल ऑफ स्टेज 1। vSphere होस्ट क्लाइंट को कैसे एक्सेस करेंगे, आईपी एड्रेस विद क्रेडेंशियल ऑफ स्टेज 2, ठीक है। तो हमारा काम मेनली यहाँ पर है कि यहाँ पर हम लोग कैसे जो है वो ESXi होस्ट को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों में से वैसे किसी का डिप्लॉय हुआ है vCenter सर्वर, आप लोगों को नहीं किया, बाकी किसी ने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया, चॉकलेट कैंसिल कर दूँ आपकी। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर देख लें। अब हमारा मेन एम क्या है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ESXi होस्ट हैं उनको हम लोगों ने ऐड करना है यहाँ पर vCenter सर्वर के साथ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो इस वक्त मेरे पास, अच्छा अभी आप लोगों ने गौर से देखना है, ठीक है। आपके पास 2 ESXi होस्ट हैं, बट ये जो ESXi 7 है इसके ऊपर vCenter सर्वर डिप्लॉयड है, ठीक है। ये दूसरा ESXi जो है इसको हम लोगों ने अटैच करना है vCenter सर्वर के साथ। अच्छा, आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग वो वाला ESXi भी vCenter के साथ अटैच कर सकते हैं जिसके ऊपर vCenter सर्वर है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। उस वाले ESXi को भी तो आपने मैनेज करना है ना, उसके ऊपर सिर्फ vCenter सर्वर तो नहीं चलाएंगे, VM भी चलाएंगे। तो वो वाला ESXi जिसके ऊपर vCenter सर्वर है उसको भी आप vCenter सर्वर के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग लैब नोट कर लें। लैब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने एक ESXi जिसका आईपी एड्रेस जो है 192.168.175.133 है, इसको अटैच करना है अपने vCenter सर्वर के साथ, ठीक है। वो सिंगल पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट की जो अभी तक मैं बात करी थी, बार बार अभी हम लोग को करने लगे, ठीक है। तो तरीका क्या है, तरीका देख लें। आपने आना है vSphere होस्ट क्लाइंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को देखिए ऑर्गेनाइज फॉर्म में आप लोगों को ना चीज़ें बनानी होती है। सबसे पहले आपको एक डेटा सेंटर क्रिएट करना है। डेटा सेंटर अगर देखें तो एक कंटेनर टाइप होगा जिसके अंदर आपकी सारी ESXi होस्ट जो है वो ऐड होंगे, ठीक है। तो आपने करना ये है कि यहाँ पर जो आपके पास ये 160 वाला आईपी एड्रेस है, 160 वाला vCenter सर्वर है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और आपने क्या ऐड करना है, न्यू डेटा सेंटर। नजर आ रहा है, अब नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप लोगों ने करना क्या है कि vCenter सर्वर के ऊपर आप राइट क्लिक कर लें और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है न्यू डेटा सेंटर का। न्यू डेटा सेंटर आपने क्लिक किया और इसको आप नाम दे दें। लेट्स सपोज इस डेटा सेंटर को मैं नाम दे देती हूँ फॉरवर्ड, ठीक है। इसको ओके कर दें तो एक कंटेनर आपके पास, जो एक एम्प्टी कंटेनर जो है वो आपके पास बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप अपने होस्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। करना क्या है कि पहला ये 6i होस्ट अभी हम लोग इसके अंदर ऐड करने लगे, ठीक है। तो आपने करना यह है कि राइट क्लिक कर लें डेटा सेंटर के ऊपर और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है किस चीज का, ऐड होस्ट, ठीक है। ऐड होस्ट पर आपने क्लिक किया। 16 GB रैम थे, तो यहाँ पर कह रहे हैं होस्ट नेम और आईपी एड्रेस। पता है आप लोगों को जो है होस्ट आपने ऐड करना है उसका आईपी एड्रेस हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। तो
तो 192.168.175.133 जो है वो उस होस्ट का आईपी एड्रेस है जिसको हम लोग ऐड करने लगे। ठीक है, लोकेशन क्या होगी, कॉर्बेट। कॉर्बेट क्या चीज़ है, डेटा सेंटर है जो भी आप लोगों ने क्रिएट किया। ठीक है, नेक्स्ट कर दें इसमें। और यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड किसका, उस होस्ट का जिसको ऐड करेंगे। विदाउट परमिशन आप नहीं ऐड कर सकते किसी होस्ट को। ठीक है, तो उसकी अथॉरिटी, उसकी ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो जो होस्ट ऐड करना चाह रहे उसका यूज़र नेम और पासवर्ड आपने यहाँ पर दे दिया। नेक्स्ट कर दें इसको, ये समरी है। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर दें। अच्छा, लाइसेंस, अगर आपके पास कोई लाइसेंस है, हम लोग तो बगैर ये एवल्यूएशन लाइसेंस जो है ना, ये आपके पास 60 डेज का ट्रायल है। ठीक है, तो अगर आपने VMware से कोई लाइसेंस खरीदा हुआ है तो तब आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। हमारा कोई लाइसेंस वगैरह का मामला नहीं है। द लाइसेंस एक्सपायर्स इन 60 डेज। ये जो एवल्यूएशन लाइसेंस है ना, ये ट्रायल लाइसेंस इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट अटैच हो जाता है VMware की तरफ से। नेक्स्ट किया इसको। अच्छा जी, ये समझने की बात है। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि लॉकडाउन मोड जो है उसको आप डिसेबल रखना चाह रहे हैं, नॉर्मल पर रखना चाह रहे हैं या स्ट्रिक्ट पर रखना चाह रहे हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोगों को इंटरफेसेस का पता होना जरूरी है कि DCUI मोड किस चीज़ को कहते हैं, VMware होस्ट प्लान किस चीज़ को कहते हैं, या vSphere होस्ट प्लान किस चीज़ को कहते हैं। अगर इसका आपको आइडिया नहीं है तो फिर आप ये नहीं समझ सकते। पता है आप लोगों को DCUI क्या चीज़ है, कौन सा है? हाँ, जब आप डायरेक्टली ना ESXi को जो है वो एक्सेस करते हैं, अगर हार्डवेयर है तो हार्डवेयर के थ्रू VM है तो वो जो आपको येलो और ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही होगी। ठीक है, हाँ, VMware होस्ट प्लान किस चीज़ को कहते हैं, जिसका वो IP एड्रेस वेब पे डालते हैं और फिर हाँ, वो आता है। सेंटर में ESXi वेब के थ्रू जब आप ESXi होस्ट को इंडिविजुअली एक्सेस करते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक्सेस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखें आप लोग, ये जो है एक ESXi होस्ट, ये वाला, ये जो मैंने एक्सेस किया हुआ है, ये मैंने जस्ट ESXi को एक्सेस किया हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, VMware होस्ट क्लाइंट। ठीक है, अच्छा, लॉकडाउन मोड अगर आपने डिसेबल रखा ना तो वो तो डिसेबल होगा, वो आखिर में पता चल जाएगा डिसेबल क्या है। लेट सपोज आपने लॉकडाउन मोड को नॉर्मल पे रखा तो क्या होगा, द होस्ट इज एक्सेसिबल ओनली थ्रू द लोकल कंसोल और vCenter सर्वर। अगर आप लोगों ने इस ESXi होस्ट के लिए लॉकडाउन मोड जो है वो रखा नॉर्मल के ऊपर, तो ये ESXi होस्ट जो है इसको आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू vCenter सर्वर और थ्रू VMware होस्ट क्लाइंट। ठीक है, अगर आपने इसको जो है वो स्ट्रिक्ट मोड पर रखा तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल होगा थ्रू vSphere होस्ट क्लाइंट। जो इसका अपना VMware होस्ट क्लाइंट होगा ना वो भी डिसेबल हो जाएगा और जो DCUI है वो भी डिसेबल हो जाएगा। समझ रहे, अगर आपने ESXi होस्ट का लॉकडाउन मोड स्ट्रिक्ट के ऊपर रखा, उस ESXi होस्ट को आप vCenter के अलावा किसी चीज से एक्सेस नहीं कर सकते। इंडिविजुअली जो आप लोग ESXi होस्ट एक्सेस कर रहे थे ना वो फिर पॉसिबल नहीं है। इवन जो DCUI होगा वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ vCenter सर्वर के थ्रू ही एक्सेस होगा। अगर नॉर्मल रखा आप लोगों ने तो नॉर्मल में क्या होगा कि आपका जो है वो एक्सेसिबल ओनली थ्रू लोकल कंसोल और vCenter सर्वर के थ्रू होगा। ठीक है, और डिसेबल रखा तो फिर कोई चीज अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, पॉलिसी बैकएंड में पॉलिसी होती है ना। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 ESXi होस्ट हैं और उस 3 ESXi होस्ट को मैनेज करने के लिए ABC 3 लोग हैं। ठीक है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो vCenter को देख रहा है, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि ऐसा ना हो कि ये जो 3 लोग हैं जिन्होंने ESXi को सेटअप किया या जिसको मैनेज किया, ऐसा ना हो ये लोग इसको एक्सेस करके इसमें सेटिंग वगैरह कर ले। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकूँ सिर्फ vCenter के थ्रू, तो ये पॉलिसी अप्लाई वो कर लेगा। तो बैकएंड पर वो जो 3 लोग होंगे वो फिर उसको एक्सेस नहीं कर सकते, नहीं फिर एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, और स्ट्रिक्ट में ये होता है कि इवन वो जो आपका DCUI होता है ना वो भी आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लॉकडाउन मोड आपको बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर काम आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो अभी मर्जी है आपकी, लगाना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं देख लें। आप लोग की स्टडी ये होती है, मेरा काम है बताना, आप लोग घर में जाके दोनों को जो है वो अप्लाई करके देख लेंगे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कर दें इसको। यहाँ पर लोकेशन जो है वो क्या है, यही डेटा सेंटर कॉर्बेट। ठीक है, और इसको नेक्स्ट कर देंगे। आपकी समरी है, समरी में क्या है कि देख लें वही चीज़ें हैं जो हम लोगों ने सिलेक्ट की। ठीक है, और इसको क्या कर दें आप फिनिश कर दें। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें रिफ्रेश करने के बाद एक ESXi होस्ट जो है वो आपके इस डेटा सेंटर के साथ ऐड हो चुका है। ठीक है,
192, 168, 175.133 के नाम से एक ESXi होस्ट जो है वो आपके vCenter के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब देखिए, आप सपोज करें आपके पास 10 ESXi होस्ट है, तो 10 के 10 आपको इधर नजर आएंगे। तो एक सिंगल साइन ऑन से आप अपनी 10 ESXi होस्ट क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बजाय के एक को 133 से एक्सेस करें, दूसरे को 134 से, 35 से। तो एक सिंगल इन्वेंटरी से आप लोग जो है सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस इन्वेंटरी को थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास है होस्ट एंड क्लस्टर। क्लस्टर क्या चीज़ है उसको देखेंगे, फिलहाल आपको सिर्फ नाम सुने। अगर आप लोग अपने होस्ट या क्लस्टर्स को देखना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। आपको VMs एंड टेम्पलेट्स को देखना है। टेम्पलेट क्या है उसको छोड़ दें, डिस्कस करेंगे। VM या टेम्पलेट को ढूंढना है तो आप यहाँ पर आएंगे। आपको अपनी स्टोरेज देखनी है, जितनी भी स्टोरेज होगी, डिफरेंट ESXi होस्ट की स्टोरेज यहाँ पर आपको नजर आएगी, वो आपने यहाँ से देखनी है। अगर आपने नेटवर्किंग देखनी है, वर्चुअल स्विचेस देखने हैं, पोर्ट ग्रुप देखने हैं, तो वो आपको यहाँ से नजर आएगी, ठीक है। तो ये स्विचेस की सर्विस जी सब की एक्सरसाइज हाँ हाँ सब सब ठीक है। ये इन्वेंट्री है ना, सबकी इन सेंस कि आप जो कनेक्टेड है। हाँ, जो कनेक्टेड है, मतलब आप नेटवर्किंग पे गए ना, आपके पास 10 ESXi होस्ट है, तो जिसका आपने स्विच देखना है तो उस स्पेसिफिक को क्लिक करके उसका ओवरऑल आपको सबका नजर आएगा। स्पेसिफिकली अगर एक को देखना है तो एक को स्पेसिफिकली वो कर लें, सेलेक्ट कर लें, तो उसकी समरी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। मैम स्पेसिफिक कर रहे थे दोनों, यहाँ हम सेंट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो मतलब 10 ESXi होस्ट है तो 10 वर्चुअल स्विचेस आपको नजर आएंगे, ठीक है। 10 उनके डेटा स्टोर नजर आएंगे आपको। अच्छा, दोबारा इसको देख लें, ये उसमें आता है, ठीक है। MCQs में मैं जरूर ये डालती हूँ। पहले इन्वेंट्री, होस्ट एंड क्लस्टर्स, जितने भी ESXi होस्ट देखने हैं, क्लस्टर देखने इधर नजर आएंगे। VM एंड टेम्पलेट्स, सारी की सारे डेटा स्टोर्स या स्टोरेज, और ये आपकी सारी की सारी नेटवर्किंग आ गई। तो 4 मेन आपके पास जो है वो इन्वेंट्रीज हैं vCenter सर्वर की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर vCenter में डिस्कशन के लिए काफ़ी चीज़ें हम पहले क्या डिस्कस करें उसको सोचने के बजाय डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देख लेना, मैंने एक ESXi होस्ट जो है उसको ऐड कर दिया है। इस ESXi होस्ट के ऊपर मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है। तो अगर आप लोग देखें ना, तो अब आप लोग को ऑप्शन डिफरेंट नजर आएंगे। मैं राइट क्लिक करती हूँ उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आ रही है क्या, न्यू वर्चुअल मशीन, ये देखिए न्यू वर्चुअल मशीन, ठीक है। न्यू वर्चुअल मशीन पर जब मैंने क्लिक किया तो वहाँ पर आपको जस्ट 3 ऑप्शन नजर आ रहे थे, क्रिएट, रजिस्टर और OVF या OVF फाइल, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, डिप्लॉय फ्रॉम टेम्पलेट, क्लोन एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन, क्लोन वर्चुअल मशीन टू टेम्पलेट, क्लोन टेम्पलेट टू टेम्पलेट, कन्वर्ट टेम्पलेट टू वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो ये बाकी ऑप्शंस के लिए आपको टेम्पलेट का पता होना वैसे जरूरी है, तो वो मैं थोड़ी देर में आपको बता दूँगी, ठीक है। अच्छा, इसी vCenter सर्वर के थ्रू वो जो आपने लैब्स किए थे ना वर्चुअल नेटवर्किंग के, वो जरूर देखिए कि वो किस तरीके से आपको नजर आएंगे। यहाँ पर अगर आप लोग अपने ESXi होस्ट की नेटवर्किंग सेटअप करना चाह रहे हैं तो ESXi होस्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर आप आगे कॉन्फ़िगर के ऊपर, ठीक है। कॉन्फ़िगर के ऊपर आने के बाद अगर आप लोग देख लें, एक मिनट, नेटवर्क मुझे पता है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए, मैं गलत में यहाँ पर ढूंढ रही थी उसको, आपने होस्ट के ऊपर ही आना है, ठीक है। वो साइड, ये वाली साइड नजर नहीं आ रही। यहाँ पर देखिए, होस्ट को आपने सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉन्फ़िगर पर आ गए। कॉन्फ़िगर के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो डिफरेंट चीज़ें 10 है, मतलब 10 से बढ़ के कम होना भाई, थोड़ा सा बड़ा कर, कहाँ तक नजर आ रहा है आपको? बस ये इन्वेंट्री तो नजर आ रही है। यस, यहाँ देखेंगे, ये तो मैं इसको करती हूँ गायब हो जाता है। यहाँ पर देखिए,
आपने किया क्या कि जो होस्ट था उसके ऊपर क्लिक किया, फिर आपने कॉन्फ़िगर प्रेस किया, तो कॉन्फ़िगर के बाद आपके पास ये वाली इन्वेंटरी आ गई। यहाँ पर आपके पास अगर नेटवर्किंग के टैब के अंदर आप लोग देखें तो आप लोगों को डिफरेंट नेटवर्किंग के वो सारे कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। वर्चुअल स्विचेस आपको नजर आ रहे हैं, वीएम कर्नल एडॉप्टर नजर आ रहा है, फिजिकल एडॉप्टर और ये बाकी टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन। वर्चुअल स्विचेस के अंदर अगर हम लोग आ जाए तो एग्जैक्ट वही टोपोलॉजी आपको नजर आ रही है जो भी तक थी, ठीक है। देखिए वही है, आपके पास जो है वो एक वर्चुअल स्विच है, उसका एक अपलिंक है, उसके साथ अटैच है फिजिकल एडॉप्टर है, आपके पास एक वीएम कर्नल पोर्ट ग्रुप है और एक आपके पास मैनेजमेंट पोर्ट ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पर एक दूसरा ESXi होस्ट अटैच कर लेंगे तो फिर यहाँ पर आपको एक दूसरा वर्चुअल स्विच जो है वो नजर आ सकता है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड स्विचेस आपको नजर आएंगे नेटवर्किंग के सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं कि आपने जस्ट जो है वो सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी ESXi होस्ट का स्विच मैंने जो है वो कॉन्फ़िगर करना है, उसके बाद आप एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एक जगह से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम अगर लेट से लैब करते हैं कि हम लोगों ने एग्जिस्टिंग स्विच के ऊपर एक पोर्ट ग्रुप ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट कॉन्सेप्ट वही है। ऐड नेटवर्किंग के ऊपर आप लोग आ जाए तो वहाँ पर जो है ना हर एक चीज़ आप अलग अलग सेलेक्ट कर रहे थे। मतलब आपको अगर वीएम कर्नल पोर्ट ग्रुप बनाना होता था तो आप वीएम कर्नल पोर्ट ग्रुप के ऊपर जाते थे और वहाँ से ऐड करके यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स आपको एक साथ नजर आ रहे हैं। तो आपने जो है जो भी क्रिएट करना है आपने उसके ऊपर सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्चुअल मशीन पोर्ट ग्रुप फॉर स्टैंडर्ड स्विच जो है वो मैं क्रिएट करती हूँ, तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद जो है ये देखिए स्विच सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्विच। अच्छा, यहाँ पर आपको इस तरीके का ऑप्शन नहीं आएगा कि आप एक न्यू स्विच क्रिएट करें और उस स्विच को आप नाम देंगे। यहाँ पर आप बनाएंगे पोर्ट ग्रुप और यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि पोर्ट ग्रुप जो है वो एग्जिस्टिंग स्विच के ऊपर होना चाहिए या न्यू स्विच के ऊपर। जब आप न्यू स्विच करेंगे ना तो बाय डिफॉल्ट एक स्विच जो है वो खुद ही आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने ना कोई स्विच क्रिएट करने का ऑप्शन सेलेक्ट किया, ना मैंने स्विच को कोई नाम दिया। अगर मैं पोर्ट ग्रुप बनाते वक्त ये सिलेक्ट कर लूँ कि मैंने एक न्यू स्विच के ऊपर पोर्ट ग्रुप बनाना है, तो देखिए क्या होगा। नेक्स्ट किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर मैं कोई अपलिंक अटैच नहीं करना चाह रही, नेक्स्ट करते हैं इसको। ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि अपलिंक नहीं है, तो मैं कहती हूँ खैर नाम, ठीक है। अच्छा, पोर्ट ग्रुप का नाम क्या होगा, माय पोर्ट ग्रुप, ठीक है। और विल एंड आईडी लेट सपोज मैंने इसको दे दी 10, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया इसको और यहाँ पर फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपके पास वी स्विच 1 के नाम से एक स्विच बन गया, आपने स्विच को नाम नहीं दिया, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। VMware मोस्ट क्लाइंट में आप बाकायदा ऐड न्यू स्विच करते हैं, फिर उसके अंदर आप नाम देते हैं। यहाँ पर आपने दोनों केसेस में पोर्ट ग्रुप नया बनाना चाहा, बट पोर्ट ग्रुप बनाते वक्त आपने सिलेक्ट किया कि ये नए स्विच के ऊपर हो गया पुराने स्विच पे। नया स्विच जब आपने सिलेक्ट किया तो कोई नाम वगैरह आपने नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट आपके पास एक स्विच 1 के नाम से एक स्विच जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। ये आपके पास आपका स्विच जो है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से अगर फिजिकल नेटवर्क एडॉप्टर आप ऐड करना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस केस में अगर इस वी स्विच 1 के साथ मैं एक दूसरा एडॉप्टर ऐड करना चाहूँ तो वो किधर ऐड होगा? इस केस में वी सेंटर के केस में सोचिए। अभी मैंने वी स्विच 1 बनाया ना आपके सामने, उसके साथ मैंने एक अपलिंक अटैच करना है, तो हमें नेटवर्क एडॉप्टर की जरूरत है, तो वो किसके साथ जाके ऐड होगा? स्विच के साथ। नेटवर्क एडॉप्टर डायरेक्टली स्विच के साथ अटैच करें। हार्डवेयर किसके हार्डवेयर के साथ? होस्ट के जो होस्ट कौन सा होस्ट जो ऐड किए? जिसके भी सेंटर है। नहीं, ये हमेशा ना ये इस क्वेश्चन का यही आंसर आता है कि वो ESXi होस्ट जिसके साथ वी सेंटर है। विजुअलिटी आपने खत्म नहीं करनी है, ये ESXi होस्ट है। यहाँ पर देखिए, अब अगर इस ESXi होस्ट को मैंने इधर अटैच कर लिया है, ठीक है, और अगर मैं वी स्विच जो है वो मैनेज कर रही हूँ वी सेंटर सर्वर के साथ, तो वो वी सेंटर सर्वर का अपना स्विच नहीं है, स्विच उसी ESXi होस्ट पे है, बट मैनेज आप वी सेंटर सर्वर से कर रहे हैं, ठीक है। मैम ये कम्युनिकेशन कैसे करेगा? कैसे? जब ये हार्डवेयर के साथ, ये तो आइसोलेट हो गया ना। नहीं, बैकएंड पर तो ये सारे फिजिकल हार्डवेयर एक फिजिकल स्विच के साथ कनेक्टेड है। वो तो इधर तो हमें नहीं दिखता। क्या? क्यों? देखिए, नेट के साथ नहीं है कनेक्टेड, नेट के साथ नहीं है कनेक्टेड। नेट एक सिंगल स्विच, हमारे केस में तो नेट है ना, समझ रहे हैं? कंफ्यूज नहीं हो रहा है। मैं पकड़ के मैंने बात है, नेटवर्क तो सेम होता है ना। सबका 175 IP क्यों है? इनकी बात ठीक है, इस वक्त इन सबका 175 IP एड्रेस क्यों है?
ठीक है, बैकएंड पे virtual switch से हाँ, नेट हमारे केस में ना इस वक्त ये जितने भी फिजिकल या VM सेटिंग ये सारे किसके ऊपर है, नेट के ऊपर है, VM नेट 8 के साथ कनेक्टेड है। रियल एनवायरनमेंट में क्या होगा कि इस वर्चुअल स्विच के बजाय फिजिकल स्विच होगा, तो इनके कम्युनिकेशन का इंतजाम तो हुआ है बैकएंड पर, एक हार्डवेयर है, स्विच है, उसके साथ सारे कनेक्टेड है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त जो है ESXi-B और ESXi-C जो है वो कहाँ से मैनेज हो रहे हैं, vCenter सर्वर से मैनेज हो रहे हैं, ठीक है। अगर जी सर मैनेज हो रहा है रिसोर्सेज तो एग्जैक्टली रिसोर्सेज इनकी अपनी होगी, ये हमेशा जब कोई मैं क्वेश्चन करती हूँ। अब देखिए मैंने करना ये था कि मैंने इस ESXi होस्ट का के ऊपर जो एक वर्चुअल स्विच क्रिएट किया है, एक वर्चुअल स्विच पहले से था, एक दूसरा मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हो, बात लोगों को मुझे पता है क्वेश्चन को समझ गए। क्वेश्चन मेरा ये है कि इस vSwitch 1 को मैंने अपलिंक के साथ कनेक्ट करना है, तो अपलिंक के लिए आपको पता है फिजिकल एडाप्टर की जरूरत होगी। वो फिजिकल एडाप्टर किधर आएगा, वो किसी ESXi होस्ट के ऊपर आएगा, vCenter के ऊपर उसके साथ उसका कोई काम नहीं है, वो तो उसको जस्ट मैनेज कर रहे हैं ना। तो स्टूडेंट का अक्सर आंसर ये आता है कि vCenter की ESXi होस्ट में वो अपना होस्ट है, इसकी इंडिविजुअलिटी आपने खत्म नहीं करी, रिसोर्सेज इसी हार्डवेयर की यूज होगी, बट मैनेजमेंट सिर्फ यहाँ से होगी, ठीक है। तभी आप लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि vCenter को तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी, क्योंकि उसके साथ इतने ज़्यादा ESXi होस्ट अटैच है नहीं, उसको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है। बाकी इसका डेटा, इसका रैम, इसका प्रोसेसर वो अपना अपना एक चल रहा है, ठीक है, बट मैनेज यहाँ से होगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो इस केस में अगर मैंने vSwitch 1 बनाया, उसको मैंने अपलिंक के साथ अटैच करना है, तो फिजिकल नेटवर्क एडाप्टर उसी होस्ट का आएगा जिसके ऊपर आपने vSwitch क्रिएट किया। समझ रहे हैं? जब हम अटैच करते हैं तो ये बैकएंड पर खुद ही इसके साथ नहीं, हम तो करेंगे ना। मैंने अभी क्या करना है नहीं मैम, अभी आपने जो इसके साथ अटैच किए हैं तो ये पहले तो इसके साथ अटैच नहीं था। नहीं, मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा स्विच बनाया, ठीक है। अभी इस स्विच को मैंने इसी ESXi के साथ अपलिंक करना है ना, तो मैंने क्या करना होगा, मुझे इसके VM पे जाना होगा, VM पर बैकएंड पर नेटवर्क एडाप्टर ऐड करना होगा और देन मैं इसको अपलिंक करूँ। तो वही लैब, एग्जैक्ट वही लैब है जो आप लोग कर चुके, बट vCenter पे थ्रू है, ठीक है। चीज़ें डिफरेंट नहीं हुई, बस इंटरफेस डिफरेंट हुआ, बाकी रिसोर्सेज वही सारी रिसोर्सेज, ठीक है। सेंटर को आप लोग देख लेंगे कैसे इन चीज़ों को आप मैनेजिंग करूँ। तो यहाँ पर अगर फिजिकल नेटवर्क एडाप्टर मैंने ऐड करना हो, अपलिंक ऐड करना हो, ठीक है, कौन से स्विच के ऊपर, एग्जिस्टिंग स्विच के ऊपर, एग्जिस्टिंग स्विच में कौन सा वाला स्विच, vSwitch 1, मुझे ये क्या ये हो जाएगा, यस वाला कौन है, डॉक्टर ऐड किया पहले, डॉक्टर ऐड नहीं किया ना, नहीं होगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ऐड एन एडिशनल फिजिकल नेटवर्क एडाप्टर टू द होस्ट। समझ रहे हैं, आपके होस्ट के साथ फिजिकल नेटवर्क एडाप्टर नहीं होगा, आप ऐड करेंगे तब जाके आपके पास इधर शो होगा, तब जाके हाँ VM रिजल्ट, ठीक है। ये लैब अगर पेपर में आया और आप लोगों ने नेटवर्क एडाप्टर vCenter के होस्ट के साथ कनेक्ट किया, मैंने आप लोगों को सच में बात नहीं दी, ठीक है, स्टिक से मार सकते हो। सर जिसकी अटेंडेंस नहीं लगा वो अच्छा, यहाँ पे देखिए, अभी अगर आप लोगों ने वर्चुअल मशीन क्रिएट करना हो ना, तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप इसके अंदर ये आ जाएगा कि आपने दो चीज़ें सिलेक्ट करनी है। एक्स्ट्रा दो चीज़ें क्या, एक डेटा सेंटर, क्योंकि अब डेटा सेंटर एक नई चीज़ आ गई है, और एक आपको होस्ट जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से होस्ट के ऊपर बनाना है, क्योंकि अभी तक तो आप स्पेसिफिक थे होस्ट को खोल कर उसके अंदर बनाते थे ना, अभी तो ओवरऑल vCenter के ऊपर बना रहे। तो अगर आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू VM किया, या यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू VM किया, तो तब आपको होस्ट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस होस्ट के ऊपर मैंने VM क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर VM क्रिएट करना इतना मुश्किल नहीं है, वही चीज़ें आप न्यू VM पर चले जाएँ, यहाँ पर जो है वो आपने डेटा सेंटर को सिलेक्ट किया, ठीक है। डेटा सेंटर को सिलेक्ट करने के बाद जो है वो आपने होस्ट को सिलेक्ट किया कि कौन से होस्ट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करके यहाँ पर जो है आपने डेटा स्टोर सेलेक्ट किया कि कौन से डेटा स्टोर के ऊपर होगा, बाकी कंपैटिबिलिटी आपने सेट करनी है, बाकी वही चीज़ें, ठीक है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सी करनी, ठीक है, नेक्स्ट कर दें। और यहाँ पर आप सारी की सारी वही एग्जैक्टली वही चीज़ें जो हम लोगों ने VMware होस्ट क्लाइंट से बनाए थे, ठीक है। आप जो है वो नेटवर्क जो है वो आप सेट कर सकते हैं, आप जो है ISO इमेज अटैच कर सकते हैं, CPU कितना रखना है, रिजर्वेशन कर सकते हैं, शेयर्स कर सकते हैं, लिमिट्स, थिंग प्रोविजन, वो सारा काम
E1000 रख सकते हैं, पास थ्रू रख सकते हैं, ठीक है, BMX नेट 3 रख सकते हैं, जितना भी काम हम लोगों ने किया था वो सारे यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ मैंने जो है वो एक टेम्पलेट क्रिएट करना है। टेम्पलेट क्या चीज़ है? टेम्पलेट का आप क्रिएट कर देते हैं न्यू वर्चुअल मशीन। मैम ये स्टोरेज उसी होस्ट की मतलब हमने अटैच की उसी एग्जैक्टली। मैम डायरेक्टली ये डिस्प्ले ये अच्छा है ना, ये डायरेक्टली यूज कर वीस्फीयर होस्ट में हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है। अगर आपको मल्टीपल ESX आएगा फिर आप वीस्फीयर होस्ट कार्ड यूज ही नहीं करते, फिर आप वीस्फीयर होस्ट कार्ड नहीं यूज करते। मैम ये तो लाइक ये हम मैनुअली कर रहे हैं, इसमें कोई ऑटोमेट तरीका है क्या? क्या मतलब? ये तो कॉन्फ़िगरेशन हम ऐड कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन लेवल पर वैसे एक ऐड नहीं होता। आप कह रहे हैं कि एक साथ ऐड हो जाए? नहीं कोई ऐसे ऐसे टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट्स वगैरह हाँ, स्क्रिप्ट देखिए, जहाँ पे कमांड लाइन है ना वहाँ पे स्क्रिप्ट नॉट हो सकता, ठीक है। जहाँ पर आपको कमांड लाइन सपोर्टिव है ना, ये तो सेम है। विंडोज़ में कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि आप GUI से नहीं कर सकते। अभी बल्क ऑफ यूज़र आपने क्रिएट करना तो आप GUI से पॉसिबल नहीं है, बट आप स्क्रिप्टिंग से तो पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, एक वर्चुअल मशीन मैंने क्रिएट कर दी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग आ जाएं तो VM आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने टेम्पलेट के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। सपोज करें मैं तो इतना लंबा लैब नहीं करी, आपने VM भी बनाया, उसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया, उसके ऊपर कोई सर्विस भी इंस्टॉल कर दी, ठीक है। आप कर सकते हैं वैसे इसको ISO में अटैच करके इंस्टॉलेशन करें, सर्विस इंस्टॉल करें। मैं इतना लंबा नहीं जा रही, ठीक है। करना क्या है कि वर्चुअल मशीन के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पर अगर आप लोग देखें टेम्पलेट का एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ऊपर। इसको आपने क्या कर देना है, कन्वर्ट टू टेम्पलेट। अच्छा, मेक अ टेम्पलेट फ्रॉम दिस वर्चुअल मशीन नहीं है, कन्वर्ट मतलब ये वर्चुअल मशीन की स्टेट की चेंज हो जाएगी किस चीज़ के अंदर, टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। इसको मैंने कन्वर्ट किया, ठीक है, और इसको मैंने यस कर दिया तो आपका ये। अच्छा, अगर आप लोगों ने गौर किया हो आज, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो इसका जो इसका जो आइकन है वो भी चेंज हो गया। VM का आइकन डिफरेंट होता है और टेम्पलेट का आइकन डिफरेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक ब्लूप्रिंट आ गया है, इससे अब जितनी भी मर्जी आप वर्चुअल मशीन बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखें, टेम्पलेट के ऊपर राइट क्लिक किया तो यहाँ पर आपका आया एक ऑप्शन न्यू VM फ्रॉम दिस टेम्पलेट, ठीक है। तो आपने इस टेम्पलेट को क्लिक किया, आपने जो है वो वर्चुअल मशीन को नाम दे दिया ABC और नेक्स्ट कर दिया। कौन से होस्ट के ऊपर, क्योंकि अब आपके पास एक सिंगल होस्ट वाली बात नहीं रही ना, अब तो मल्टीपल होस्ट है, तो कौन सा होस्ट सेलेक्ट करना है, इसको ऑन किया। ये काशिफ ने पॉज किया था, मैंने फिर ऑन नहीं किया इसको। आपका फ़ोन है, इसको करें ना ऑन करना, तो ये दे दीजिए तो उसको करो शो, सही है। तो होस्ट सेलेक्ट करना है, कौन से होस्ट के ऊपर VM आएगा, ठीक है, और डेटा स्टोर सेलेक्ट करें, ठीक है, और नेक्स्ट कर दें। डेटा स्टोर सिलेक्ट अ वैलिड डेस्टिनेशन स्टोरेज, क्यों ये वैलिड डेस्टिनेशन स्टोरेज में है? insufficient space. अच्छा, यहाँ पे देखो मसला देख लें, मसला क्या है, इनसफिशिएंट स्पेस ऑन दिस डेटा स्टोर, ठीक है। डेटा स्टोर की इनसफिशिएंट, अभी देखिए ये एक ऐसा मसला है कि हमें दोबारा से डेटा स्टोर का साइज जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट करके VM भरोसा कर लें कि VM बन जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास इशू आ रहा है इनसफिशिएंट स्पेस का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट करके आपका क्या हो जाएगा, VM बन जाएगा, बट इस VM में एक मसला है। मसला ये है कि बनाते हैं तो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन इस VM की होंगी वो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगी, यहाँ पर कॉपी होगी। कॉन्फ़िगरेशन से मतलब
अगर इसने जो डोमेन ज्वाइन किया है वो डोमेन नेम भी क्या, वो डोमेन क्या होगा, कॉपी होगा, आईपी एड्रेस कॉपी होगा, कंप्यूटर का नाम कॉपी होगा, ठीक है। एसआईडी सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, जो विंडोज का एक फीचर है कि नेटवर्क में सिक्योरिटी आइडेंटिफायर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, यूनिक होता है, वो क्या होगा, वो कॉपी होगा, ठीक है। अभी तक आप लोग जब VMware वर्कस्टेशन में स्नैपशॉट से ये वाला एम अचीव कर रहे थे तो वो क्या रहा था कि आपको मैनुअली इन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था। आपके पास एक टूल है vSphere होस्ट क्लाइंट में जिससे हम लोग कहते हैं कस्टमाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन फाइल। VM कस्टमाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन फाइल। अच्छा, ये फाइल क्या है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास एक टेम्पलेट है, उससे आपने एक VM जो है वो क्या करना है, डिप्लॉय करने हैं, या आपने उससे VM जो है वो क्रिएट करना है। तो क्या हर एक VM की सेटिंग जो है उसको आपने मैनुअली चेंज करना है? नहीं, उसके लिए हमारे पास vSphere क्लाइंट पे एक टूल मौजूद है जिसे हम लोग कहते हैं VM कस्टमाइजेशन स्पेसिफिकेशन फाइल, ठीक है। ये एक ऐसी फाइल होती है जिसमें आप लोग हर एक VM के लिए कस्टमाइजेशन और स्पेसिफिकेशन के रूल जो है वो क्या कर लेते हैं, वो रूल आप सेट कर लेते हैं। फिर जब भी, अभी याद रखिए, जब भी आप लोग जो है एक टेम्पलेट के साथ एक टेम्पलेट से VM क्रिएट करेंगे और ये जो कस्टमाइजेशन स्पेसिफिकेशन की फाइल होगी आप इसके साथ अटैच करेंगे। अटैच करने से क्या होगा कि जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है ये इससे कॉपी करने का, ये यूनिक वैल्यूज से क्या करेगा, आईपी एड्रेस यूनिक, एसआईडी यूनिक, कंप्यूटर का नाम यूनिक, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यूनिक हो जाएंगी और आपको मैनुअली चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो VM कस्टमाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन फाइल जो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, जब आप टेम्पलेट से VM क्रिएट करते हैं और आप कहते हैं कि हर एक VM की सेटिंग यूनिक हो, तो तब जाके आप ये कस्टमाइजेशन क्या नजर है, क्या हुआ है। अच्छा, मुझे लगा ऊपर देखने जरा मैं भागने बैठती हूँ ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपने आना है शॉर्टकट्स के ऊपर, ठीक है। शॉर्टकट में आने के बाद आप लोगों ने करना ये है कि आपने जो है वो ये VM कस्टमाइजेशन स्पेसिफिकेशन की फाइल जो है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने करना ये है कि स्क्रीन नोट के कड़े देखे ना, बस मसले की नोट से अच्छा आज में ये जो कस्टमाइजेशन स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है इसके नीचे न्यू लिखा हुआ है, जो मैं छोटा कर देती हूँ तो उसको नजर नहीं आता, ठीक है। क्या करूँ आ गया ये बस ट्रस्ट करने की है, अगर मैं कह दूँ है तो है, सही है। तो क्या करना है, आपने न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने कुछ नहीं, आपने नाम देना है कस्टमाइजेशन स्पेसिफिकेशन फाइल को, ठीक है। फॉर एग्जांपल HR कस्टमाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि ये कौन से VMs के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल कस्टमाइजेशन स्पेसिफिकेशन फाइल भी नहीं होगी। लेट्स सपोज आप लोग का डेटाबेस का डिपार्टमेंट है और डेटाबेस में आप लोग जो है वो SQL जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग टेम्पलेट बना रहे हैं, तो उसके लिए आप एक अलग कस्टमाइजेशन स्पेसिफिकेशन फाइल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए SID का मसला आपका यहाँ पर हल हो गया कि जनरेट न्यू सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एक VM एक टेम्पलेट से बनेगा उसके साथ आप कस्टमाइजेशन स्पेसिफिकेशन अटैच करेंगे तो उस VM का एक यूनिक क्या होगा, IP नहीं, SID सिक्योरिटी आइडेंटिफायर क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बताना है इसको कि जितने ये कस्टमाइजेशन स्पेसिफिकेशन फाइल जिस VM के साथ अटैच होगी, क्या वो विंडोज है या वो लिनक्स है। अब अगर मैं लिनक्स करूँ तो फिर SID वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि SID जो है वो विंडोज का आपके पास जो है वो फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट कर दें इसको। तो एक मसला आपका यहाँ पर हल हो गया, ऑनर नेम कुछ भी दे दें, धीरे दे दें, ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको कह रहा है कि जो टेम्पलेट से जो नया वर्चुअल मशीन बनेगा उसका कंप्यूटर नाम क्या होगा। VM नेम की बात नहीं कर रहे, ठीक है। VM नेम तो जो भी आप दें, कंप्यूटर नाम की बात कर रहे हैं, जो होस्ट नेम होता है, जो आप लोग CMD में होस्ट नेम लिखते हो और आपके पास एक होस्ट नेम होगा, ठीक है। आपको अगर आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये होगा यूज द वर्चुअल मशीन नेम
जो भी वीएम एक टेम्पलेट से बनेगा, ड्यूरिंग क्रिएशन आप उसके वीएम के लिए एक नाम को सिलेक्ट करेंगे ना, तो वही नाम उसके कंप्यूटर नाम में हो जाएगा। जो वीएम का नाम आप स्पेसिफाई करेंगे वही वीएम का नाम उस कंप्यूटर का नाम भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कह रहे हैं कि एंटर अ नेम इन अ क्लोन और डिप्लॉय विजिट। आपको कह रहे हैं कि अगर ये ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया तो ड्यूरिंग वीएम क्रिएशन आपको जो है वो प्रॉम्प्ट आएगा कि आपको कंप्यूटर का नाम दे दो, उस वक्त आप कंप्यूटर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि इंटर अ नेम अपेंड अ यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू। इसका मतलब समझ लें, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया VM1। पहला जो VM मेरा बनेगा उसका नाम होगा VM1, दूसरा जो VM बनेगा उसका नाम होगा VM2। न्यूमेरिक नंबर जो है वो क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, ठीक है। तीसरा VM होगा VM3, इसी तरीके से सो ऑन। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, जो आपका कंप्यूटर नाम है वो भी यूनिक हो जाएगा। SID यूनिक हो गई, कंप्यूटर का नाम भी यूनिक हो गया, ठीक है। आगे आप लोग देखें आगे क्या चीजें जो है वो आती है हमारे पास। प्रोडक्ट की हम लोग तो नहीं, डोमेन नहीं, हम लोग तो पाकिस्तानी अवाम है ना, फ्री के ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं। वैसे तो आपको लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, तो जितनी VM के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, आपको पता है फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट आपको बल्क ऑफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनकी एक सिंगल की भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट आपको एक सिंगल लाइसेंस दे सकता है। इसका आइडिया है आप लोगों को? मतलब जरूरी नहीं है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना लाइसेंस हो, 10-20 ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिंगल लाइसेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप लोग का इरादा है कि इस कस्टमाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन फाइल से आपने तकरीबन कोई 10 विंडोज के VMs बनाने हैं, तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट की यहाँ पर डालेंगे जो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या हो, वैलिड हो, ठीक है। बट पाकिस्तानी अवाम के लिए वैसे इस चीज़ की जरूरत नहीं है। पासवर्ड क्या होगा कंप्यूटर का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर का पासवर्ड जो है वो सेम होगा, फिर आप जो है कंप्यूटर का पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। बट याद रखें, कंप्यूटर का पासवर्ड सेम होना कभी भी आप लोग के नेटवर्क के लिए इशू नहीं बनाता। ये नहीं होगा कि आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता है क्योंकि उसका पासवर्ड सेम है। IP एड्रेस सेम हो, कंप्यूटर नाम सेम हो, डोमेन तो सेम होता है, या SID सेम हो, तो वो फिर नेटवर्क में इशू देता है। पासवर्ड इतना एक बड़ा इशू नहीं है कि वो सेम हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने अगर पासवर्ड दे दिया, लेट्स सपोज 8823। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि जितने भी VM इस कस्टमाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन फाइल से बनेंगे तो वो कैसे कौन से यूजर नेम से लॉगिन होंगे, बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर उसमें क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इनेबल होगा और वो लॉगिन देगा एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो ना करें आप। अच्छा, ये क्या है, टाइम सिंक्रोनाइजेशन है, जितने भी VMs है उनका टाइम जो है वो क्या होगा, कुछ भी करना जी 10 बस वादा रेको दुनिया की टूण ग्रांड कर माता है कराची इस्लामाबाद की टूण है। अच्छा, इंटर अ कमांड, ये आप लोग जब AWS पढ़ेंगे तो AWS इस फीचर को कहता है यूजर डेटा, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात आप लोगों को होम टाइम के ऊपर कमांड्स रन करने की जरूरत पड़ेगी। जब आप लोग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करेंगे या AWS से हम लोग पढ़ेंगे तो तब आप लोगों को पता चलेगा। आप कहेंगे कि जब मेरा कंप्यूटर जिस वक्त बूट हो ना, हाँ स्टार्टअप जब स्टार्ट हो या जिस वक्त बूट हो उस वक्त कुछ कमांड जो है वो रन हो जाए। लेट्स सपोज अगर मैं AWS की एग्जांपल दूँ तो AWS में अक्सर ये कमांड मैं तब स्टूडेंट्स को करवाती हूँ कि मैं कहती हूँ कि मेरा एक VM बन भी जाए और जैसे ही वो VM बूट हो उस वक्त उसके ऊपर कोई वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाए, कोई वेब सर्वर या कोई भी सर्विस इंस्टॉल हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उसके यूजर डेटा में या इस जगह पर मैं कोई कमांड लिख देती हूँ, तो जैसे ही वो VM इंस्टॉल होता है या क्रिएट होता है उस वक्त उसके अंदर जो कमांड भी रन हो जाता है और एक सर्विस आपके पास इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। इन शॉर्ट, बूट टाइम के ऊपर अगर आप कोई कमांड रन करना चाह रहे हैं तो वो कमांड आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने कोई अपडेट जो है वो रन करनी है बूट टाइम पे, ठीक है, तो वो कमांड मैं यहाँ पर लिखूंगी। तो जैसे ही मेरा VM बनेगा, बनते दौरान ही वो कमांड भी रन हो जाएगी, कोई भी सर्विस आपको इंस्टॉल करनी है वो इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपने यूज स्टैंडर्ड नेटवर्क सेटिंग अगर आपने चूज कर दी है तो हर एक ये DHCP की तरफ से आपको IP एड्रेस मिलेगा, हर एक VM का आपका यूनिक IP एड्रेस होगा, ठीक है। तो आपका SID भी डिफरेंट हो गया, आपका IP एड्रेस भी डिफरेंट होगा, आपके कंप्यूटर का नाम भी जो है वो कस्टमाइजेशन स्पेसिफिकेशन फाइल से क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़,
आप चाह रहे हैं कि मेरा जो भी VM जो है वो डिप्लॉय हो टेम्पलेट से और ये कस्टमाइजेशन स्पेसिफिकेशन फाइल उसके साथ अटैच हो, तो मेरा ये VM जो है वो बनते वक्त किसी डोमेन का हिस्सा भी बन जाए। लेट्स सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक डोमेन है forward.local, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया forward.local, तो जितने भी VM टेम्पलेट से बनते जाएंगे वो forward.local के क्या होते जाएंगे, हिस्सा बनते जाएंगे। तो आपको जो है वो मैनुअली जो बिलाल ऑटोमेशन की बात करें ये भी काइंड ऑफ ऑटोमेशन कि 10 VM अगर आप बना रहे हैं तो 10 के 10 VM ऑटोमेटिकली forward.local का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा पासवर्ड चाहिए हमें, यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। और ये आपकी समरी है, ठीक है, जो आपने जो सेटिंग आपने की और ये आपने फिनिश कर दिया। और इस वक्त आपके पास यहाँ पर HR के नाम से कस्टमाइजेशन स्पेसिफिकेशन फाइल बन गई, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, मेरे पास स्टोरेज का मसला आ गया यहाँ पर, मैं ज़रा दोबारा ट्राई करती हूँ लेकिन होगा नहीं। अब अगर मैं दोबारा VM क्रिएट करती हूँ यहाँ पर, और बैकवर्ड की शुक्र है बैकग्राउंड, तो मेरा वाला डिलीट हो गया। पहला VM है नहीं ना मेरे पास। फिर मेरे डेटा स्टोर में क्यों इतनी स्टोरेज नहीं है, मैं ये